हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के एसएसटी के हिस्ट्री में चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में क्या है, वो कंटेंट क्या है मेन, वो कंटेंट ये है मेन कि 1000 ईयर्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इन 1000 ईयर्स के बीच में लोगों के सोर्सेज में या लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आए वो हमें देखना है। और ये देखना है कि अभी तक आपने पढ़ा 750 तक, तो 750 तक में हमने क्या पढ़ा था 6th क्लास में, वो एंशिएंट इंडिया थी हमारी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हमने। अब जो हम पढ़ेंगे 1750 से 750 तक, तो वो हम क्या पढ़ेंगे, मडीवेल इंडिया। ठीक है, उन चैप्टर्स का एक तरह से कंसाइज किया गया है हमारे चैप्टर 1 में, कि इसमें हमें उनका इंट्रो दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हमें आगे आगे क्या क्या करना है। तो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखते हैं मैप में देखेंगे, क्योंकि मैप जो दो दिए हुए हैं, मेरी ड्राइंग एक्चुअली में अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने मैप बनाया नहीं है। इसमें मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ मैप, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट वन मैप है। और इसको बनाया था अरब जोग्राफर था अल अदरीसी, उसने 1154 में बनाया था। ये वाला मैप देख रहे हैं आपको, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज उसने ये मैप उल्टा बना दिया था। ठीक है, अब वही आप सेकंड मैप देखेंगे, ये सेकंड मैप है, ये 1720 में हुआ था, फ्रेंच कार्टोग्राफर था, उसने बनाया था ये मैप। इसमें उसने हमें बहुत सारी डिटेल दी, तो वो डिटेल हमें क्यों दी और कैसे दी उसने, तो इस बारे में हम देखते हैं। क्योंकि जब अरब जोग्राफर था अल अदरीसी, उसने मैप बनाया था 1154 में, तो उस समय क्या था, उतना सिस्टम या टेक्निक उतनी डेवलप नहीं थी। और जब कार्टोग्राफर क्या है, एक तरह से मैप बनाने की मशीन, साइंस है। ठीक है, तो उसमें उसने जब बनाया तो उस समय तक 1720 से और 1154 के बीच में, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, इनके बीच में अराउंड 600 का अंतर आ जाता है। तो 600 के बीच में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो एक दिन में एक एक पल में चीजें बदल जाती हैं, नई नई टेक्निक्स आ जाती हैं। तो 600 टाइम तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, तो उस समय टेक्निक्स डेवलप हो गई। और जो फ्रेंच फोटोग्राफर ने मैप बनाया उससे हमें उसने काफी सारी डिटेल्स दी। तो इन मैप को हमारे लिए देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब ये न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज है क्या, इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उन वर्ड्स का हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप व्याकरण को चेंज कर दो या क्या है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे चीजें चेंज होती रहती हैं। उसी तरह से वर्ड्स के मीनिंग भी हमारे में चेंज होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या था कि लैंग्वेज चेंज हो रही थी टाइम टू टाइम, तो उसी तरह से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हमारे सामने अलग अलग तरह से आ रहे थे। फिर देखते हैं कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, एक वर्ड है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान अगर हम वर्ड बोलते हैं तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आता है कि हाँ ये हमारी कंट्री का नाम है। ठीक है, बट अगर हम देखें तो पहले हिंदुस्तान वर्ड का यूज किस अर्थ में किया गया है, तो वो देखना है। तो इस तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान वर्ड का सबसे पहले वर्ड लाया था मिन्हाज सिराज, वो इस वर्ड को लेकर आया और उसने इस वर्ड का अर्थ हमें किस सेंस में बताया, जोग्राफिकल कंडीशन के। उसमें जोग्राफिकल कंडीशन किसकी, जो वहां पे दिल्ली सल्तनत थी उस समय पे, तो दिल्ली सल्तनत में उसने बताया कि मतलब वहां पे कौन से एरिया थे। जैसे उसने बताया कि पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, मतलब गंगा एंड यमुना के बीच का रीजन, और ये दिल्ली सल्तनत के यहाँ तक राज्य हैं या दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे सीमा है। बट यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता था कि इसके जैसे जो स्टेट दिल्ली सल्तनत जीत लेती थी तो वो राज्य इनके अंडर में आ गए, तो एरिया बढ़ जाता था। ठीक है, या वो दिल्ली सल्तनत ने कहीं पर हार गई तो वो राज्य इनसे छिन गए, तो वो एरिया हट जाता था। तो इस तरह से ये भी चेंज होती रहती थी। और यहाँ पे उसने अपने हिंदुस्तान का मीनिंग अलग उसमें दिया। बाबर ने भी हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया है। बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज कहाँ पर किया है, उसने भी एक तरह से जोग्राफिकल कंडीशन बताई है सब कॉन्टिनेंट्स की, जस्ट एज ए फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना आई थिंक सबको पता होगा। उसके बाद 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो आते हैं और उन्होंने एक वर्ड आप सबको पता होगा हिंद वर्ड का यूज किया था। तो हिंद वर्ड हम लोग कहते हैं हिंद वर्ड से निकला है हिंदुस्तान। ठीक है, तो उन्होंने इस वर्ड का यूज किया और उन्होंने भी क्या बताया, इसको उन्होंने जोग्राफिकल एंड
कल्चरल यूज के लिए बताया। लेकिन अब अगर हम आज देखें तो आज हिंदुस्तान वर्ड का यूज हम किस उसमें कर रहे हैं, अपने कंट्री के नेम में कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी थी हिंदुस्तान, और न्यू टर्मिनोलॉजी के सेंस में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान हमारा क्या हो गया, एज ए इंडिया हमने उसको बोला। अब एक वर्ड और आता है फॉरेनर, हम बोलते हैं फॉरेनर। अभी भी हमें पता है कि जो बाहर की कंट्री से आए वो फॉरेनर है, ठीक है। तो फॉरेनर को हिंदी में टर्म था परदेसी। परदेसी टर्म क्या है या फॉरेनर क्या, उन्होंने बोला कि जैसे अगर आप एक विलेज में हैं और दूसरे विलेज से कोई आ रहा है, ठीक है, तो उसको उन्होंने किसका नाम दिया, अजनबी का या फॉरेनर का या एलियन, उन्होंने बोला। अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे बोला गया। जबकि आज की डेट में हमारा फॉरेनर का अर्थ क्या हो गया है, आज की डेट में हमारा फॉरेनर का अर्थ हो गया है कि जो इंडिया के आउट ऑफ आ रहे हैं, इंडिया से अलग आ रहे हैं, वो हम फॉरेनर बोलते हैं। उनको ना तो हम एलियन बोलते हैं ना परदेसी बोल सकते हैं, बट अजनबी और वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने परदेसी का यूज किया था वर्ड का, जिसको उन्होंने एलियन बोला, और पर्शियन में इसको हमने क्या कहा, अजनबी। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एंड देयर सोर्सेज। तो हिस्टोरिकल एंड देयर सोर्सेज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हिस्टोरियंस जो होते हैं उनको जो हमारे सामने एविडेंस रखते हैं उसके लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियन है उसने एक साक्ष्य को पढ़ा और हमारे सामने रख दिया और हमने उसको सत्य मान लिया। वो ये देखता है कि जो एविडेंस लिखे गए हैं या जो टेक्स्ट मिले हैं तो ये किन कंडीशन में लिखे गए हैं, लिखने वाले की क्या कंडीशन थी और जिस समय लिखे जा रहे थे उस समय क्या कंडीशन थी। तो इस पे वो डिपेंड करता है और हिस्टोरियन इसी की जांच में लगा रहता है, और जब उसकी जांच पूरी होती तब वो अपने एक कंक्लूजन पे पहुंचता है और वो एविडेंस हमारे सामने रखता है। अब अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज भी हमारे सामने दो उसमें आ जाते हैं। एक तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि हिस्टोरिकल सोर्सेज किन दो एस्पेक्ट्स में बने हैं। क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब ये एक आ गया हमारा आर्कियोलॉजिकल, और दूसरा क्या आ गया हमारा लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या थे, जो कि हमें क्या मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, टॉम्स मिले हैं, मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। एंड लिटरेरी सोर्सेज में कौन से आते हैं, जो टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, क्रॉनिकल्स मिले हैं हमें जो, या राइटर्स ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो सब हमारे आ जाते हैं लिटरेसी सोर्सेज में। तो इसके बाद इन सब पे हमने देखा कि हिस्टोरियन किस तरह से मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन एविडेंस को हमारे सामने रखते हैं और तब अपने कंक्लूजन पे निकलते हैं। फिर हम उसको सत्य मानकर या डेफिनेट मानकर चलते हैं और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोशल एंड पीपल ग्रुप्स, लेकिन उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।